नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 को शिफ्ट 2 की जो परीक्षाएं हुई थी, उस परीक्षा में जितने सभी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले आप सबों से एक बात कहना चाहूँगा कि हमें समय के साथ बदलना भी आता है, कभी गिरना तो कभी संभलना भी आता है। हमें समय के साथ बदलना भी आता है, कभी गिरना तो कभी संभलना भी आता है। मंजिलें हमारी इंतज़ार करती है, मंजिलें हमारी इंतज़ार करती है, क्योंकि हमें मुश्किल रास्तों में भी चलना आता है। मंजिलें पाने के लिए परिस्थिति का सामना करना चाहिए और हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर, जिसे फ्रॉइल भी कहा जाता है, बनाने में आसानी होती है? धातु के दो प्रमुख गुण होते हैं। पहला होता है आघात वर्धनीयता और दूसरा होता है तन्यता। आघात वर्धनीयता को हम लोग मैलेबिलिटी कहते हैं, जबकि तन्यता को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। मैलेबिलिटी किसी भी धातु का वह गुण है जिसमें उसे पीट कर चादर के रूप में फैलाया जा सके, और डक्टिलिटी अर्थात तन्यता किसी भी धातु का वह गुण है जिसे खींचकर लंबे तार के रूप में ढाला जा सके। कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना को खींचकर 1 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? हमारे भारत के मेघालय राज्य में गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ प्रमुख है जो मेघालय राज्य में मौजूद है। गारो पहाड़ियों के मध्य से 2 पर्वत श्रृंखलाएं गुजरती है, जिसे अरबेला रेंज और तुरा रेंज कहा जाता है। गारो पहाड़ियों से एक और प्रश्न पूछा जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गारो पहाड़ी के सबसे ऊंचे चोटी का नाम क्या है? तो दोस्तों, गारो पहाड़ी के सबसे ऊंचे चोटी का नाम नोकरेक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये मेघालय की बात कर रहे थे हम। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसके कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो हमारे शरीर में अग्नाशय, जिसे पेनक्रियाज कहते हैं, वो मौजूद होता है। यहीं से इंसुलिन नामक हार्मोन भी स्रावित होता है, जो शर्करा को या शुगर को नियंत्रित करने का काम करता है। तो हमारे शरीर में अग्नाशय ही वो कोशिका को निर्माण करता है, या अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता चलता है। वैसे यह शरीर की दूसरे सबसे बड़े ग्रंथि है। यह एक साथ बाह्यस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा तीनों को पचाने के लिए एंजाइम निकलते रहते हैं, जिसके वजह से इन्हें पूर्णपाचक रस भी कहा जाता है। तो अग्नाशय हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है, 1931 ईस्वी में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने का वायसराय का नाम क्या था? 1931 ईस्वी की बात कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग जानेंगे कि 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। जी हाँ, 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था, और उस समय ही लॉर्ड इरविन हमारे यहाँ आए हुए थे। इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, और उसी समय भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय लॉर्ड इरविन ही थे। इस समय की कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे 12 नवंबर 1930 ईस्वी को पहले गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और 17 सितंबर 1931 ईस्वी को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, एवं 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी उपस्थित हुए थे? तो दोस्तों, 7 सितंबर 1931 ईस्वी को जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें गांधी जी उपस्थित हुए थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो हम लोग पहले जानेंगे कि ये पॉली उमरिगर पुरस्कार क्या है। तो पहलन रतन जी
एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे और उन्हीं का उपनाम पॉली उमरिगर है और उन्हीं के नाम पर ये पॉली उमरिगर पुरस्कार दिया जाता है। पहलन रतन जी वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना सबसे पहला टेस्ट मैच खेले थे और इन्हीं के नाम पर पॉली उमरिगर पुरस्कार का निर्माण किया गया और सबसे पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को 2007 ईस्वी में यह पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, तो 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार को प्राप्त करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर विराट कोहली हैं। अगर इस प्रश्न की बात करें तो भारत के पहले क्रिकेटर विराट कोहली हैं। अगला प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो इस समय सुभाष चंद्र बोस ने जिस पार्टी का निर्माण किया था उस पार्टी का नाम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि इस समय इस पार्टी के चेयरपर्सन एन वेलापन नायर थे एवं जनरल सेक्रेटरी देवव्रत विश्वास थे। इस पार्टी का स्थापना 22 जून 1939 ईस्वी को हुआ था और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी के भाई शरत चंद्र बोस ने काफ़ी योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, पुस्तक अ बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव व्हेन हैज़ अ डिफरेंट माइंड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जेरी पिंटो हैं। जी हाँ, इस पुस्तक के लेखक जेरी पिंटो हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान 298 यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? इसे हम लोगों को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ M4 मास नंबर के लिए दिया हुआ है 298, 298 दिया हुआ है एवं न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो वो 189 दिया हुआ है। हमें परमाणु संख्या निकालने के लिए केवल क्या करना है? परमाणु संख्या निकालने के लिए केवल इसमें से एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ 18 में से 9 जाएगा तो 9 बच जाएगा, यहाँ 8 में से 8 जाएगा तो 0 बच जाएगा। इसके अलावा यहाँ जब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ हम लोग पाते हैं कि जब मास नंबर में न्यूट्रॉन की संख्या को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हम लोगों को एटॉमिक नंबर मिल जाता है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 109 हो गया। अर्थात इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि अगर किसी तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान 298 है, यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या 109 हो जाएगी। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे ही शॉर्ट में BSE कहा जाता है, किस वर्ष स्थापना किया गया था? तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? तो वह अमोनियम क्लोराइड है जिसका जलीय विलयन में pH मान 7 से कम होता है। अब फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राम सेतु कहाँ पर स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में राम सेतु स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सबसे पहली महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा एकमात्र ऐसी महिला वकील हैं जिन्हें सीधा सुप्रीम कोर्ट में काम करने का मौका मिला है। अगला प्रश्न है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष अर्थात कहीं कहीं कोष्ठक भी दिया हुआ होता है। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष या 2 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या थी या फिर क्या होगी? तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास समय 2 सेकंड दिया हुआ है और जो कार्य करने की जो क्षमता है, वो कार्य है वो दिया हुआ है 1000 जूल। इसे हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा एक बात ध्यान में रखना है हम लोगों को। हमारे पास दिया हुआ है टाइम इज इक्वल टू
2 सेकेंड दिया हुआ है। इसके बाद जो काम करने की बात कही जा रही है वो दिया हुआ है हम लोगों को 1000 जूल। इस प्रकार W इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हमारे पास 1000 जूल हो जाएगा एवं वर्क इज इक्वल टू 1000 जूल और टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 2 और इससे हम लोग को मिल जाएगा, हम लोगों के पास कितनी ऊर्जा खत्म हुई उससे पता चल जाएगा 500 वाट। ऐसा इसलिए क्योंकि 1000 जूल की बात करें तो ये जूल और नीचे समय सेकेंड दिया हुआ था, तो ये जूल और ये सेकेंड, अगर इसकी बात करें तो ये दोनों मिलकर जूल पर सेकेंड हो जाते हैं। ये दोनों मिल कर के और जूल पर सेकेंड हो जाते हैं और जूल पर सेकेंड का अर्थ ऊर्जा होता है, इसलिए हमारे पास 500 वाट आ गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 500 वाट। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे बीच है, जर्मेनियम, अर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती है। तो जर्मेनियम का परमाणु संख्या 32 होता है, अर्सेनिक का परमाणु संख्या 33 होता है और सेलेनियम की परमाणु संख्या 34 होती है। इसके अलावा ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 होती है। ये सभी लगातार एक साथ सीक्वेंस में हैं और इन सभी का परमाणु संख्या 30 से अधिक है और जिनकी भी परमाणु संख्या 30 से अधिक या 28 से अधिक होगी उनकी कक्षाओं के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग जानेंगे कि उनकी कक्षाएं अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाए तो वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इस प्रकार से लिखने पर वो 4 कक्षाओं को पूर्ण करेंगी, K, L, M एवं N। हम लोगों ने पहले भी 9वीं कक्षा में ये पढ़ा है कि ऑर्बिट में हम लोग K, L, M, N से निरूपित करते हैं और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद पाते हैं कि उनमें सजाया जाता है। अर्थात अगर इस प्रश्न की हम लोग बात करें तो इस प्रश्न में हमारे लिए क्या हो जाएगा, जर्मेनियम, अर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होगी, तो उसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्स्टेंटीन कौन सी धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो कॉपर और निकेल दोनों धातुओं को मिला करके कॉन्स्टेंटीन बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सिंपल टिश्यू का 3 भाग होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा है वह पेड़ पौधों के हरे पत्तियों में भोजन बनाने के निर्माण में हेल्प करता है। इसके साथ साथ कोलेन्काइमा जो कि पेड़ पौधों को लचीलापन प्रदान करता है और स्क्लेरेन्काइमा पेड़ पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब स्क्लेरेन्काइमा हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि मधुमक्खी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर मधुमक्खी के डंक की बात करें तो उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जी हाँ, और उसको हम लोग HCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। ये मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, ये फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है और अगर हम लोग उसमें बेकिंग सोडा मिला दें तो बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है और यह एक अम्ल है। जो बेकिंग सोडा है वो NaHCl
CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, या फिर इसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, और उदासीन होकर के हमारे शरीर में जलन को कम करती है। तो इस प्रकार ये फॉर्मिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट आपस में रिएक्ट करके उदासीन हो जाते हैं, और इससे हमारे बॉडी को रिलीफ महसूस होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेकिंग सोडा। अब इसके साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो ये नाभिकीय बल कहलाता है। जब कोई भी परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पे आरोपित करते हैं, अपने बल को आरोपित करते हैं, तो उसे नाभिकीय बल कहा जाता है। उसका प्रमुख कारण क्या है? तो परमाणु के भीतर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही उपस्थित रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद रहते हैं, और उन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। अगला प्रश्न है, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहला इस पे Hg आ जाएगा, दूसरा निकेल आ जाएगा, तीसरा W आ जाएगा, और चौथा Ag आ जाएगा। और ये Hg की परमाणु संख्या, जिसे पारा कहते हैं, वो 80 होता है। निकेल की परमाणु संख्या 28 होता है, और W यहाँ पे 74 होता है परमाणु संख्या, और Ag यहाँ पे 47 होता है। Hg को पारा बोलते हैं, Ni से निकेल हो जाता है, और W फॉर टंगस्टन होता है, और Ag यहाँ पे सिल्वर है, जिसे हम लोग अर्जेंटम के रूप में भी जानते हैं। तो ये Hg, निकेल और Ag ये सभी हैं जो धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम है। तो उसमें सबसे पहला स्थान पारा का, दूसरे में निकेल का, तीसरे में टंगस्टन का, और सबसे अंत में फिर अर्जेंटम अर्थात चांदी का होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है कि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? यहाँ हमारे पास करंट की बात की जाए तो करंट इज इक्वल टू में 0.6 एम्पियर है हमारे पास। यहाँ पे करंट की बात की जाए तो 0.6 एम्पियर है। इसके अलावा अगर हमारे पास टाइम की बात की जाए तो टाइम 6 मिनट है, ये 6 मिनट है। तो सबसे पहले हम लोगों को मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 360 सेकेंड। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को निकालना है कि आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो हम लोग एक फॉर्मूले के हेल्प से इसको बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू फॉर्मूला आई टी होता है, जहाँ पे आई विद्युत धारा होती है और टी यहाँ पे टाइम होता है। तो आई इज इक्वल टू हम लोगों के पास कितना है? 0.6 एवं समय इज इक्वल टू हम लोगों ने कितना निकाल लिया? तो समय इज इक्वल टू हमारे पास 360 है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा, और फिर ये 0 से ये 0 कट जाएगा। इसके बाद हम लोग पाएंगे कि इसको जब हम लोग 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 को जब 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 216 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पाया? इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास टाइम 6 मिनट दिया हुआ है, इसके साथ हमारे पास जो करंट बह रही है, फ्लो हो रही है, वो 0.6 है, तो हम लोग आवेश का फॉर्मूला होता है, Q मीन्स आवेश होता है, आवेश का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी। आई यहाँ पे 0.6 इंटू टी के जगह पे टाइम को हम लोग पहले सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एम्पियर में हम लोग पहले इसको यूनिट में, ऐसा यूनिट में लाने की कोशिश करेंगे। तो टाइम का यूनिट यहाँ पे सेकेंड में होता है, इसलिए जब 6 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 360 सेकेंड हो जाएगा। और फिर Q इज इक्वल टू आई टी फॉर्मूला से आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे।
अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अगला हमारे पास है, अगला प्रश्न जो है वो है किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? कौन ऐसा परमाणु है जिसका उप परमाणु कण नहीं है? तो जीनोन एक ऐसा है जिसका उप परमाणु कण नहीं है। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना हिस्सा होता है? तो 1/6 होता है। अगला प्रश्न है कि जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो यह जड़त्व के नियम का पालन करता है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो कोई भी वस्तु का सर्वाधिक भार उसके ध्रुव पर होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सभी प्रश्न को एक एक करके देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नज़र में सभी प्रश्नों को तुरंत जल्दी से देख लेंगे। पहला प्रश्न है धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो वो आघात वर्धनीयता हो जाएगा। अगला प्रश्न है गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मेघालय में। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किस कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? अग्नाशय के द्वारा। 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो लॉर्ड इरविन, जो 4 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था उसी समय की बात है। अगला प्रश्न है कि 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? तो वो हमारे विराट कोहली हैं। अगला प्रश्न है 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो उस समय सुभाष चंद्र बोस ने जिस पार्टी का नाम किया था वो था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। यही पार्टी की स्थापना उस समय की गई थी। अगला प्रश्न हमारे पास है पुस्तक अ बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव वन हैज़ अ डिफरेंट माइंड के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जेरी पिंटो हैं। अगला प्रश्न है किसी तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान 298 है, यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? तो एटॉमिक नंबर को निकालने के लिए मास नंबर में न्यूट्रॉनों की संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग 109 पाएंगे। अगला प्रश्न है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? तो वह अमोनियम क्लोराइड है जिसका pH मान 7 से कम होता है। अगला प्रश्न हम लोग के पास है राम सेतु कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सबसे पहले महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वो इंदु मल्होत्रा हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या थी? तो हम लोग यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू 1000 जूल मानेंगे और टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड मानेंगे। इसके बाद ऊर्जा निकालने के लिए 1000 जूल को 2 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो 500 आ जाएगा और ऊपर में जूल और नीचे सेकेंड है तो जूल पर सेकेंड हो जाएगा और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वाट कहते हैं अर्थात 500 वाट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती है? तो दोस्तों उनमें KLMN 4 कक्षाएं होती है। एटॉमिक नंबर जानने के बाद 30 से जितने भी सारे ऊपर आते हैं फिर आगे बढ़ते ही जाता है, लेकिन 30 से कुछ आगे दूरी तक कुछ दूरी तक हम लोग देखते हैं कि उसमें परमाणुओं की कितनी कक्षाएं होंगी? तो 4 होंगी। अब हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारे पास है कॉन्स्टेंटिन कौन सी धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो कॉपर और निकेल को मिलाकर कॉन्स्टेंटिन धातु बनाया जाता है, कॉपर और निकेल को। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो पेड़ पौधों में भोजन बनाने के समय मदद करने वाला पैरेनकाइमा होता है और पेड़ पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला कॉलेनकाइमा होता है और पेड़ पौधों में कठोरता को प्रदान करने वाला स्क्लेरेनकाइमा होता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो मधुमक्खी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है जिसका फॉर्मूला हमने बताया था HCOOH और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 जिसे हम लोग
खाने का सोडा भी कहते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो जब एक अम्ल अर्थात फॉर्मिक अम्ल एक क्षार से, बेकिंग सोडा से रिएक्ट करता है तो वो उदासीन हो जाता है और हमारे बॉडी में रिलीफ मिलता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो किसी भी परमाणु के मध्य नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं और उन दोनों पर आपस में आरोपित होने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारे पास है, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? तो धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम, पहले Hg अर्थात पारा, Ni अर्थात निकेल और W अर्थात टंगस्टन, इसके बाद Ag अर्थात सिल्वर की बात हो रही है। अगला प्रश्न है हमारे पास, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो हमारे पास यहाँ समय = 6 मिनट दिया हुआ है, जिसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 360 सेकेंड हो जाएगा। इसके साथ जो करंट बह रही है, फ्लो हो रही है, वो 0.6 एम्पियर है। और हम लोग जानते हैं कि आवेश = जो विद्युत धारा उसको समय से गुना किया जाता है, अर्थात Q = IT, और Q = IT करने पे हम लोगों को 216 कूलम्ब प्राप्त होता है, क्योंकि I के जगह पे हम लोग रखेंगे 0.6 एंड T के जगह पे रखेंगे 360, फिर काट कर गुना करेंगे तो हमारे पास 216 कूलम्ब आ जाएगा। किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता है? तो जीनोन का उप परमाणु कण नहीं होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना हिस्सा होता है? तो 1/6 होता है। जी हाँ, 1/6 होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो यह जड़त्व के नियम का पालन करता है। अगला प्रश्न है, किसी भी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो किसी भी वस्तु का भार सर्वाधिक उसके ध्रुवों पर होता है। इस प्रकार हम लोग सभी प्रश्नों को, जीके जीएस के सभी प्रश्नों को इस शिफ्ट में हुए देख लिए। अब फिर अगले शिफ्ट की जो प्रश्न होगी उसको मैं कल आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबों का दिन मंगलमय हो, सबों की इच्छाएं पूरी हो। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।